और चलिए अब बात करते हैं दो टूक में। क्या लोकसभा चुनाव की लड़ाई मोदी की गारंटी से होती हुई देश के संसाधनों पर मुसलमानों के पहले हक से लेकर अब मुसलमानों के आरक्षण तक आ पहुंची है? जी हां, हम ऐसे कह रहे हैं क्योंकि सियासत में मुस्लिम आरक्षण पर चर्चा इस समय गर्म है और इसकी वजह है कांग्रेस सरकार का एक फैसला जिसमें कर्नाटक में मुस्लिमों को 4% आरक्षण दिया गया है। और इसी मुद्दे को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी ने कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया है। बीजेपी नेताओं का यह दावा है कि कांग्रेस एसटी, एससी और ओबीसी आरक्षण को काटकर उनका हिस्सा मुसलमानों को देना चाहती है। वहीं कांग्रेस बीजेपी पर देश को बांटने का आरोप लगा रही है। इसी मुद्दे पर सरकार और विपक्ष आमने सामने है और बहस अब तेज हो चली है मुस्लिम आरक्षण पर। तो क्या कांग्रेस ओबीसी आरक्षण काटकर इसे मुसलमानों को देना चाहती है? क्या वोट के लिए अब कांग्रेस एससी, एसटी और ओबीसी आरक्षण को भी कम करने पर तुली है? आज के दो टूक के इस कार्यक्रम में इसी पर हम करेंगे चर्चा, लेकिन इससे पहले सुनाते हैं आपको ये बयान। साथियों, तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति करने वालों की नजर अब लोगों की कमाई और दलित पिछड़ों के आरक्षण पर पहुंच गई है। बहनों और भाइयों, मैं आज आपसे कहने के लिए आया हूं, ये कांग्रेस और सपा का जो गठबंधन फिर से हुआ है, ये देश को धोखा देने के लिए हुआ है। सबसे पहला कार्य ये लोग अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के हकों पर डकैती डालने का काम कर रहे हैं। इनके द्वारा कहा जा रहा है, कांग्रेस के द्वारा अपने मैनिफेस्टो में कहा जा रहा है कि यह पिछड़ी जाति के लोगों को मिलने वाले 27% आरक्षण में अब मुसलमानों को भी शामिल करके उनको इसका लाभ मुसलमानों को दे देंगे। प्रधानमंत्री जी जो सबसे बड़ा पद ले रखे हैं देश में, जिनके पास सबसे ज्यादा सत्ता है, उस पद की गरिमा को, उस पद की गंभीरता को आधार बनाकर ऐसी बकवास की बातें आपके साथ। और दो टोक में अब जान लेते हैं कि आज के इस मुद्दे पर हम बहस क्यों करना चाहते हैं, जनता के सवाल क्या है, न्यूज स्टेट के सवाल क्या है। तो पहला सवाल, चाहिए मुस्लिम वोट, एसटी, एससी, ओबीसी आरक्षण पर चोट, राम पाकिस्तान रिजर्वेशन, सभी को वोट बैंक की टेंशन। तीसरे चरण का रण, अब मुद्दा बना आरक्षण, मुस्लिम आरक्षण लगे प्यारा, ओबीसी का हक मारा। आरक्षण पर सियासी संग्राम 2024 में क्या होगा अंजाम? तो ये हमारे आज के सवाल हैं और इन्हीं सवालों पर हम चर्चा करेंगे। जो गेस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस सवाल पर चर्चा करने के लिए, आलोक वर्मा है बीजेपी से प्रवक्ता, तारिक अनवर है एसपी से प्रवक्ता और राहुल राजभर हैं कांग्रेस से प्रवक्ता। सबसे पहले आलोक वर्मा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी और आपसे ये समझना चाहूंगी, पहले चरण में जो मुद्दा मोदी की गारंटी का था, देश को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का था, वो मुद्दा आखिरकार टर्न कैसे हो गया? क्योंकि चीजें चाहे आरक्षण को खत्म करने की बात हो, मुस्लिम आरक्षण को कर्नाटक में, ये तो पहले से ही थी, लेकिन ये टर्न अचानक से क्यों हुआ? इसको लेकर विपक्ष कई तरह के आरोप लगा रहा है कि बीजेपी डर चुकी है पहले चरण के बाद और इसीलिए ये टर्न देखा गया। नहीं, कोई टर्न नहीं हुआ। सबका साथ, सबका विकास, सबका विकास और सबका प्रयास की बात हम करते हैं और हम ये बात कहते हैं कि देश को अगर नए दौर में लेकर के जाना है, 2047 में अगर देश को विश्व राष्ट्र बनाना है, एक नए दौर पे हमको पहुंचना है, तो सबको भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा होना पड़ेगा, मोदी जी के साथ खड़ा होना पड़ेगा। और पिछले 10 सालों का जो इतिहास है, 2014 में हमने पहली बार मोदी जी आए और उन्होंने कहा कि एक बार सत्ता अगर उनके हाथ में आई तो देश की बदल। और आज देश के पास एक दशक का इतिहास है। मोदी जी ने जो काम किया है, चाहे सड़क पानी बिजली पर काम किया हो, चाहे सुरक्षा पर काम किया हो, सीमाओं की रक्षा पर जो काम किया है, वो सबके सामने है। कुछ बताने की जरूरत नहीं है, कुछ छुपाने की जरूरत नहीं। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये बात ये है
कि जो तुष्टीकरण की राजनीति जो INDIA गठबंधन करता रहा है, एक बार फिर से वो उसी दौर पे लौट रहा है। और देश को जगाने की भी जरूरत है, देश को बताने की भी जरूरत है कि कर्नाटक में किस तरीके से 37 मुस्लिम जातियों को इन्होंने ओबीसी के आरक्षण में डाल दिया, किस तरीके से जिस हक पर ओबीसी का हक था, जिस आरक्षण पर ओबीसी का हक था, उस पर मुसलमानों को शामिल कर दिया गया। इस बार नीट की पीजी परीक्षा में 930 सीटों में 150 मुस्लिम जो आए हैं वो इसी की वजह से आए हैं, क्योंकि कर्नाटक में सारे के सारे जो मुस्लिम हैं वो ओबीसी के आरक्षण में आ गए, शामिल कर लिए गए। तो जो इनका इतिहास है निश्चित रूप से वो साफ साफ बताता है कि अगर गलती से भी मतदाताओं ने गलती कर दी तो इस देश को किस दिशा में कांग्रेस और इसके साथी इंडिया गठबंधन के साथी किस दिशा में ले जाने वाले हैं, किस दिशा में ले जाने का इरादा रखते। तो चलिए, आपका जवाब है कि मुस्लिम तुष्टीकरण की जो राजनीति है कांग्रेस वो कर रही है और योग्यता के आधार पर तमाम चीजें होनी चाहिए। जवाब ले लेते हैं राहुल राजभर जी से। राहुल जी, आपसे मेरा ये सवाल, संविधान के बारे में हम सभी जानते हैं और आपने भी पढ़ा होगा, बीजेपी लगातार ये कह रही है, पीएम नरेंद्र मोदी भी ये कहते हैं कि धर्म के नाम पर आरक्षण देना कितना सही है। उसी के साथ मेरा ये सवाल कि अगर सभी मुस्लिम समुदाय को आपने आरक्षण दिया, देखिए उस आधार पर देना कहीं ना कहीं सही लगता है कि अगर कोई आर्थिक रूप से कमजोर हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी तबके से आता हो, आरक्षण देना वहां पर टीस नहीं करता। लेकिन कर्नाटक में 6 करोड़ की आबादी में 80 लाख मुसलमान, क्या सभी के सभी गरीब या पिछड़े लगते हैं आपको? जी देखिए, पहली बात कि इस देश में आरक्षण की शुरुआत जिस संविधान सभा की बैठक में तय किया गया कि नहीं देश में आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए, उसमें उसके बाद तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के सोच के जो सवर्णवादी, वर्चस्ववादी और जो सामंती सोच के लोग थे, उन लोगों ने तमाम तरीके का ऑब्जेक्शन किया कि संविधान में जाति के आधार पे आरक्षण नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहला संविधान संशोधन पेश किया था 1951 में, जिसमें एकदम स्पष्ट किया गया कि जातियों को उनके पिछड़ेपन के आधार पे, उनके साथ हुए भेदभाव, छुआछूत के आधार पर उनको आरक्षण दिए जाने की जरूरत है और किसी भी तरीके से समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है। तो पहली बात स्पष्ट हो जाए कि इस देश में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में एक तय हुआ कि SC, ST, OBC और जो भी वंचित समाज है उसे आरक्षण दिया जाए। दूसरी चीज की जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी देश में अफवाह फैला रही है, पहला इन्होंने अफवाह फैलाया कि मुसलमानों को मंगलसूत्र महिलाओं का छीन के दे दिया जाएगा। दूसरा इन्होंने अफवाह फैलाया कि सारी संपत्ति जो हिंदुओं की संपत्ति है मुसलमानों में बांट दी जाएगी। अब जब ये दोनों अफवाहें इनकी सफल नहीं हो पाई, तब तीसरी अफवाहें फैला रहे हैं कि जो आरक्षण हिंदुओं का है वो मुसलमानों को दे दिया जाए। मैं यहाँ पे स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि पूरे देश की जो केंद्रीय सूची है OBC के आरक्षण की, उसमें बड़ी संख्या में मुसलमान जो पिछड़े हैं ऑलरेडी हैं, जिसमें मेहतर हैं, भठेरिया है, फिर उसके बाद और कुरैशी है, और तमाम जो पिछड़ी जातियां हैं, जो अत्यंत जो बहुत गरीब हैं, उनको ऑलरेडी केंद्रीय सूची की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ। मुस्लिम आरक्षण, मुस्लिम समाज के बहुत सारे लोग उसमें शामिल हैं। तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अफवाह फैला रही है कि नहीं कांग्रेस पार्टी हिंदुओं के आरक्षण को मुसलमानों को दे देगी, एक बेहद आपकी ये बात समझ आती है कि माना बीजेपी अफवाह फैला रही है, मंगलसूत्र को लेकर भी अफवाह फैला रही है, बीजेपी ये भी कह रही है कि जो आरक्षण है वो दिया जा रहा है और केंद्रीय जो समिति है या केंद्रीय जो आगे व्यवस्थाएं की गई है उसमें भी मुस्लिम पिछड़ी जातियों का नाम शामिल है। आप यही कहना चाह रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर सभी मुसलमानों को आरक्षण दिया जाता है, वो 5 राज्यों की बात करते हो, तेलंगाना के, कर्नाटक के हालांकि खत्म कर दिया गया है लेकिन सुप्रीम आदेश आना भी बाकी है, इसके अलावा आंध्र प्रदेश है, केरल है, तमिलनाडु है, सभी मुस्लिम को 4% देना आरक्षण। एक बार फिर से दोहराते हुए ये आंकड़ा कि कर्नाटक में 6 करोड़ की जनसंख्या है, आबादी है, उसमें जो 80 लाख मुसलमान है, क्या सभी के सभी गरीब है? क्या सभी के सभी पिछड़े हैं? कोई इनमें आर्थिक जो समानता है या असमानता है वो यहां पर मैटर नहीं करती? ये मेरा सवाल था। नहीं देखिए, अगर आप मैं आंध्र प्रदेश की बात करता हूं कि वहां पे 1966 में जब कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने आरक्षण के लिए पहल किया और 112 जातियों को उन्होंने OBC में रखा। फिर उसके बाद जो है उसी आंध्र प्रदेश में 2004 में जब चंद्रबाबू नायडू की सरकार थी तो उस समय भी जो मुस्लिम आरक्षण जो वहां पे नोटिफाई किया गया कि मुस्लिमों को आरक्षण दिया जाए, तो तमाम जगहों पे जिन राज्यों में
मुसलमानों को आरक्षण दिया जा रहा है या दिए जाने की मांग हो रही है, वहां पे ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी अपना शासन कर चुकी है। तो उन जगहों पे इन्होंने मुस्लिमों को दी जाने वाली आरक्षण को खत्म क्यों नहीं किया? दूसरी बात की जो भी समाज पिछड़ा है, जो भी समाज वंचित है, उसे आरक्षण की जरूरत है, पहले भी स्पष्ट हो गया है। और जब अब कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि हम जो 50% के आरक्षण की कैप है उसको खत्म करेंगे और SC, ST, OBC और जो भी वंचित समाज है, इवन सवर्ण OBC जो पिछड़े समाज है, उनको भी हम आरक्षण की सुविधा को देंगे। तो जब से कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी ने बात कहना शुरू किया है कि आप जाति की जनगणना कराओ और आप ये दोनों सवाल मैं यहाँ पर होल्ड रखती हूँ क्योंकि शायद अभी भी आप मेरा सवाल नहीं समझे हैं इन दोनों सवालों को, और यहाँ पर मैं बीजेपी से भी पूछूंगी, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पर तारिक अनवर साहब के पास जाना चाहेंगे, वो भी हमारे साथ बने हुए हैं और सबसे बड़ी बात कि आपके साथ सहयोगी हैं इस समय। अगर INDIA की हम बात करें, तारिक साहब मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? कांग्रेस पार्टी मजबूती से आगे सवाल पूछे, आवाज आ रही जी। तारिक साहब देखिए, PM नरेंद्र मोदी जी की ओर से कहा गया कि SP जो लगातार OBC की बात करती है वो उस पार्टी के साथ इस समय गठबंधन में है जो OBC का हक खा रही है, यानी कि SP विश्वासघात कर रही है, ये PM नरेंद्र मोदी कहते हैं। देखिए ऐसा है कि इस बात को समझने के लिए समझिए कि जब हाई कोर्ट ने तेलंगाना का जो जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया 4% का जो रिजर्वेशन है उसको खत्म किया था, तो ये कहा था कि ये किसी विस्तृत रिपोर्ट पर आधारित। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी तरीके का रिजर्वेशन अगर किया जाए तो उससे पहले एक विस्तृत रिपोर्ट, कर्नाटका के जो रिजर्वेशन है उससे पहले चिन्नप्पा रेड्डी की रिपोर्ट आई 1988 में, और जिसको इम्प्लीमेंट पता है किसने किया? देवगौड़ा सर, जो इनके साथ हैं 1995 में जो रिजर्वेशन था, और वो 6% का रिजर्वेशन सिर्फ मुसलमानों का नहीं था, उसमें बुद्धिस्ट भी थे और वो क्रिश्चियन भी थे जो SC में कन्वर्ट। अब मैं कह रहा हूं कि अगर OBC में मुसलमानों का रिजर्वेशन है तो वो केंद्र सूचियों में 36 से 38 तो जातियां पहले से मुसलमानों की हैं। अब अगर कोई बैकवर्ड भी है और रिपोर्ट आधारित, सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम 50 बार इंगित किया है, मैं ऐसे 50 उदाहरण दे सकता कि रिपोर्ट आधारित हो, तो रिपोर्ट ये कह रही है कि वो लोग बैकवर्ड हैं और उनको अपलिफ्टमेंट की जरूरत है। अब वो साथ में मुसलमान की, तो क्या वो अपना मुसलमान का जो स्टेटस है वो खत्म कर ले? अब अगर रिपोर्ट, अब आप अगर रिपोर्ट में आज वो चैलेंज कर रहे हैं तो हिंदुस्तान में कितनी कमेटियां बनी, कितनी रिपोर्टें आई। अभी आपने 1 नेशन 1 इलेक्शन के लिए पूर्व प्रेसिडेंट कोविंद की रिपोर्ट मांगी है, तो ऐसे अगर आप रिपोर्ट पे सवाल उठा रहे हैं तो आप रिपोर्ट पे सवाल उठाइए, मगर मूलभूत मुद्दा क्या है कि रिपोर्ट आधारित है। अब मामला अभी आपने कहा सुप्रीम कोर्ट में है, तो हम कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट अगर उसको रद्द कर देगा, ये लिखा हुआ है कि धर्म आधारित नहीं होना चाहिए आरक्षण, बिल्कुल सही बात, लेकिन अगर कोई धर्म भी है और उसमें वो जाति का भी है और वो बैकवर्ड है, स्टेट की रिपोर्ट कह रही है, उसके बाद वर्मा कमेटी बनाई गई उसी स्टेट में, उसके बाद एक और कमेटी बनाई गई, सबने ये कहा कि वो लोग बैकवर्ड हैं, उनको वहां आरक्षण दिया जा रहा है। उसी पसमंदा को, जिसका यहाँ सम्मेलन करते हो, कहते हो पसमंदा मुसलमान बहुत अच्छा है, हम उसको ऊपर लेके आएंगे, तो वो कैसे ऊपर आए? कैसे आएगा? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और आर्टिकल जो 19 है और 16 यही कहता है कि अगर कोई समाज या ये स्टेट को ये पावर देता है कि कोई अगर नीचे है तो अपलिफ्ट कर दो, अगर अपलिफ्ट में वो साथ में मुसलमान भी है तो उसकी सजा दीजिए उसको, आप उससे कहिए कि पहले आप अपना मुसलमान होना खत्म कर। क्या ये आधार है? अब सवाल बीजेपी पे आते हैं कि आरक्षण खत्म कौन करता है। मई में एक नोटिफिकेशन होता है उत्तर प्रदेश में ग्राम विकास अधिकारी का, 1460 पद आते हैं, जिसमें से 27% OBC का आरक्षण होना चाहिए, इन्होंने रिजर्वेशन दिया 9% का। आप चेक करिए इसका जवाब कौन देगा? कोई नेपाल से आएगा जवाब देने, बीजेपी को देना पड़ेगा। 27% आपने OBC की जगह 9% ग्राम विकास अधिकारी का जो ऐड निकला मई के महीने में 2023 में, उसमें 27 की जगह 9% कर दिया। समाजवादी पार्टी का एक उदाहरण दीजिए जिसमें 27% कोटे को कम किया गया, तो खा कौन रहा है? हम लोग खा रहे हैं। दूसरा सवाल, ये तो राज्य सरकार पे आरोप हो गया। दूसरा सवाल केंद्र सरकार से है। जॉन ब्रिटास MP हैं केरला से, CPM या साउथ उसकी CPI के, उन्होंने सवाल पूछा जिसका जवाब राज्यसभा में दिया गया कि 2022 तक आपने कितने लोगों को IAS बनाया, IPS बनाया, सिविल सर्वेंट बनाया। 27 की जगह
ओबीसी को आपने 15% बनाया। ये भी नोटेड है जॉन ब्रिटिश का सवाल। राजेंद्र सिंह जिसके एमपी हैं उन्होंने यानी कि एसपी ने आरक्षण दिल खोल कर दिया है पिछड़ी जातियों को, पिछड़े वर्गों को, ओबीसी को, ये आप कहना चाह रहे हैं। रिपोर्ट की आप बात कर रहे थे। आंध्र प्रदेश मुस्लिम बनाम मुस्लिम कोटा की अगर मैं बात करूं, उस समय जो चीजें निकलकर सामने आई थी, 14 जातियां जिनका नाम लिया गया था, तो कांग्रेस की ओर से कुछ जो कोटे हैं वो बनाए गए थे, वो भी आपको मैं बता देती हूँ। और एक और चीज मैं यहाँ पर मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगी, एनसीबीसी के जो एनसीबीसी है उन्होंने पूछा है कि ओबीसी की श्रेणी में कैसे जो 2B के तहत मुस्लिम है वो आ जाते हैं और कैसे सभी मुसलमानों को आरक्षण दिया जाता है। एनसीबीसी को तो हम किसी तरीके से खारिज नहीं कर सकते, मेरी कोई अपनी कमेटी नहीं है एनसीबीसी की मैं बात करूं तो। कर्नाटक सरकार ने क्या लिखा था, ये लिखा था उसमें कि मुस्लिम ना तो जाति है और ना ही धर्म। सर इसे किस तरीके से आगे जस्टिफाई किया जाए, ये भी यहाँ पर सवाल बना हुआ है। 2 कैटेगरी हैं, 2 कैटेगरी हैं। हाँ। कैटेगरी 1 है और कैटेगरी 2B। कैटेगरी 2B जो है वो जो बहुत ज्यादा पिछड़े हुए हैं और कैटेगरी 1 है, इन 2 कैटेगरियों में मुसलमानों को रखा गया। यही बात मैं कह रहा हूँ। अगर वहां की स्टेट गवर्नमेंट कह रही है कि वो पिछड़े हैं और साथ में वो मुसलमान भी, तो क्या उनको एक्सक्लूड किया जाएगा? इस पे सुप्रीम कोर्ट एक बार कितनी कैटेगरीज में रखा है ये मैं पढ़कर बता देती हूँ। ये जो आंकड़ा है और साथ ही जो पूरा वर्गीकरण है, पहली कैटेगरी में 4% है, 95 जमा 296 बराबर है 391। 17 जातियां इसमें मुसलमानों की हैं। 2A की बात करूं 15% आरक्षण में 103 जमा 290, कुल मिलाकर 393 जातियां, जिनमें 19 जातियां मुस्लिम की है। 2B की बात करूं सभी मुस्लिम जातियां शामिल है एनसीबीसी के अनुसार। नहीं, मैं जिस बात का सवाल एनसीबीसी उठा रहा है वो उनको वो उसका जवाब वहां की स्टेट गवर्नमेंट देगी ना। कि मैंने फिर कहा, मैं सुप्रीम कोर्ट बार बार इस बात को कहता है कि रिपोर्ट होनी चाहिए। तेलंगाना की हाई कोर्ट ने जब सस्पेंड किया और सुप्रीम कोर्ट ने मैम सर उसी रिपोर्ट के आधार पर तो देखिए, उसी रिपोर्ट के आधार पर चलिए मैं कांग्रेस से सवाल पूछूंगी। जिस तरीके से 4 बार कोशिश की गई है उसमें सुप्रीम कोर्ट का भी एक जिक्र है, वो मैं कांग्रेस से ही सवाल पूछूंगी। लेकिन सबसे पहले यहां पर चलते हैं हम आलोक जी के पास। आलोक जी, ये आरोप लगाया जा रहा है कि मुस्लिम जो जातियां हैं, जो मुस्लिम समुदाय हैं, उनको यह आरक्षण इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि एक वोट बैंक की राजनीति है। लेकिन आप लोगों की ओर से जो ऐलान किया गया है वोकलिंगा और साथ ही जो लिंगायत जातियां हैं उनमें जो है यह आरक्षण बांट देंगे, तो ये भी तो माना जाता है कि ये सबसे वो जातियां हैं जिनका रसूख अच्छा है, आर्थिक रूप से समृद्ध जातियां हैं, और कुल मिलाकर अगर इनमें ये बांट दिया जाता है तो आपके पास भी तो एक बड़ा वोट बैंक आएगा। इधर भी वोट बैंक की राजनीति, उधर भी वोट बैंक की राजनीति, कुल मिलाकर क्या वोट बैंक की राजनीति है ये? देखिए, मसला बड़ा है और मुझे लगता है कि वोट बैंक की राजनीति से इसे जोड़ना ये उचित नहीं। समाजवादी पार्टी के साथी को नजर आता होगा, कुछ नजर आता होगा। अभी हमारे अमित शाह जी बोल रहे थे कि उत्तर प्रदेश में जब चुनाव लड़ रहे थे एक अच्छी खासी संख्या में कुल मिला के 4-5 यादव नजर आ रहे थे, वो भी परिवार के ही यादव थे, अखिलेश यादव के। तो इनका जो इतिहास रहा है उस पर मुझे कुछ नहीं कहना। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई मसला नहीं है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने कर्नाटक के मसले पर साफ साफ ऐतराज किया है। जो कर्नाटक में हुआ, जिस तरीके से आरक्षण का बंदरबांट की गई, जिस तरीके से पिछड़ों के आरक्षण में सभी की सभी 37 मुस्लिम जातियों को पिछड़ों के आरक्षण में डाल दिया गया, उस पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने ऐतराज किया है। भारतीय जनता पार्टी का ऐतराज इस पे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो आपके इरादे पर सवाल खड़ा कर रही है। आज आपने ये किया है, कल आप क्या करने जा रहे हैं? कल गलती से भी सत्ता अगर आपके पास आ गई तो किस तरीके से आप पिछड़े वर्ग का, किस तरीके से एसटी का, किस तरीके से एसटी का आरक्षण देश भर में आप लूट ले जाएंगे, इस पर भारतीय जनता पार्टी का निशाना है। बाकी सवाल तो कर्नाटक सरकार देगी। हंसराज अहीर जी ने पूछा है, बाकायदा पूछा है, प्रेस वालों को भी बताया है कि क्या वहां गड़बड़ घोटाला किया गया है, किस तरीके से 37 सभी मुस्लिम जातियों को पिछड़ी जातियों में शामिल करके उनको पिछड़ी जातियों का आरक्षण दे दिया गया है। भाई किसी को इतराज नहीं है। अगर कोई मुस्लिम जाति सच में पिछड़ी है तो उसे पिछड़े वर्ग का आरक्षण दे दीजिए, किसी को कोई इतराज नहीं है। उत्तर प्रदेश में 27% पिछड़ों का आरक्षण है और उसमें बहुत सारी मुस्लिम जातियां हैं, मुस्लिम पिछड़ी जातियां हैं जिनको
पिछड़ी 27% में आरक्षण मिलता है, तो भारतीय जनता पार्टी को इतराज नहीं है, किसी को भी इतराज नहीं है। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में भी सभी मुसलमानों को पिछड़ी जात के आरक्षण में, एससी के आरक्षण में, एसटी के आरक्षण में शामिल कर लिया जाएगा, तो निश्चित रूप से ये इतराज करने वाली बात होगी। तो मुझे लगता है कि कर्नाटक सरकार को भी जवाब देना चाहिए। मैं तो मंशा पर सवाल खड़ा कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी तो मंशा पर सवाल खड़ा कर रही है। कर्नाटक में जिस तरीके से आप समर्थन कर रहे हैं, क्या भरोसा नहीं, आप पिछड़ों की राजनीति करते हैं, जात जमात की राजनीति करते हैं, आप सीधे सीधे अल्पसंख्यक की राजनीति पर उतर आए हैं। चलिए सवाल का जवाब लेते हैं राहुल राजभर जी से। और आपसे मेरा पिछला सवाल भी ये बना हुआ है जिस पर मैंने होल्ड किया था कि मेरा जो ये सवाल है कि कर्नाटक में 6 करोड़ की आबादी, उसमें से 80 लाख मुसलमान, क्या सभी समृद्ध नहीं है? क्या ये सभी के सभी गरीब हैं या पिछड़े हैं? और इस पर जो है जवाब दिया था जो एसपी के साथी उनकी ओर से कि कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर यह तय किया जाता है किसको आरक्षण देना है, किसको नहीं देना है। लेकिन कोई भी रिपोर्ट ये दावा नहीं करती है कि इन 5 राज्यों के जो तमाम मुसलमान हैं वो सभी के सभी पिछड़े हैं और सभी के सभी गरीब हैं। लेकिन कुछ जातियों का नाम यहां पर, कहीं 17 जातियां हैं, कहीं 39 जातियां हैं, इन जातियों के नाम आगे जरूर इन रिपोर्ट्स में किए गए हैं कि इन्हें आरक्षण मिलना चाहिए और उसी के आधार पर केंद्र में भी मिल रहा है। आप किसी भी राज्य में जाइए वहां पर भी मिल रहा है। नहीं, देखिए, निश्चित तौर पे किसी भी जाति को ओबीसी का आरक्षण मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, एक कमेटी तय करती है। जो भी एक कमेटी बनेगी, आयोग बनेगा, वो तय करेगा कि इनका कितना किस स्तर का पिछड़ापन है, उसके आधार पर उनको ओबीसी आरक्षण दिया जाना चाहिए कि नहीं दिया जाना चाहिए, सुनिश्चित होता है। मैं मानता हूं कि जिस तरह से कर्नाटक की जो परिस्थिति बनी हुई है, अब वो ऐसा भी नहीं है कि वो जो है आरक्षण अभी लागू कर दिया गया है, वो तो अभी मामला कोर्ट में चल रहा है। अभी जो पिछड़े आरक्षण लागू था उसे खत्म किया गया है बीजेपी सरकार की ओर से। नहीं, अभी ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये समझ चुकी है कि ये हर मसले पे अब जो है मुंह की खा रहे हैं। आप जिस तरह से कांग्रेस पार्टी लगातार ये सवाल उठा रही है कि आप तमाम सारी वैकेंसियों में जिस तरह से ओबीसी के हक अधिकार को मार रहे हैं, एससी एसटी के हक अधिकार को मार रहे हैं, आप एसटी के लिए सुरक्षित तमाम सारे शेड्यूल एरिया को खत्म कर रहे हैं, आप ओबीसी के फंड से बनने वाली, यही बनारस में ओबीसी के स्पेशल फंड से 171 करोड़ रुपए में छात्रावास सर बना। इसका जवाब कांग्रेस क्यों नहीं दे पा रही है फिर एनसीबीसी को? आप कौन सी रिपोर्ट ऐसा दावा करती है कि इन 5 राज्यों के, तेलंगाना के, कर्नाटक के, आंध्र प्रदेश के, केरल के, तमिलनाडु के, कर्नाटक के सभी जो मुसलमान हैं वो पिछड़े हैं? कौन सी ऐसा रिपोर्ट जो है दावा करती है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कहीं पे ऐसी कोई सवाल नहीं है कि सारे मुसलमान पिछड़े। और पिछड़े का सवाल आप किस तौर पे ले रहे हैं? आप आर्थिक आधार पे पिछड़ेपन की बात कर रहे हैं, सामाजिक आधार पे अगर वो पिछड़े हैं, आर्थिक और सामाजिक दोनों पिछड़े हैं। नहीं, क्योंकि आर्थिक आरक्षण तो 10% दिया ही जा रहा है सभी जाति सभी धर्म को। सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन का जो बेसिक आधार है वो सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन है, आर्थिक पिछड़ापन नहीं है। तो सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पे जो क्राइटेरिया निर्धारित है उसके आधार पे जो भी पिछड़ा होगा, चाहे मुसलमान होगा, चाहे हिंदू होगा, चाहे सिख होगा, चाहे बौद्ध होगा, उसको पिछड़े की सूची में रखा जाएगा। और इस तरह की अफवाहबाजी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी उड़ा रही है कि नहीं मुसलमान को हिंदुओं का आरक्षण काट के दे दिया जाएगा, वो केवल इस बात से बौखलाए हुए हैं कि लगातार कांग्रेस पार्टी है पिछड़े, दलित और जो एससी एसटी है उनके हक अधिकार के लिए लड़ रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के साथी बोलते हैं, खूब नारा लगा रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, जब आप जो है दलितों की बात आती है मुद्दा काफी विस्तृत है और जाहिर तौर पर इस पर विस्तृत तौर पर चर्चा हमारी आगे भी जारी रहेगी।